अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ना तजुर्बाकारी कहें, गफलत कहें या नाअहली कहें, हुकूमत को आज बहुत बड़ी खिफ़त का सामना करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपना पहला सो मोटो नोटिस लिया और वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और आर्मी चीफ समेत हुकूमत और वजारत दिफा को कल तक के नोटिस भी जारी किए। आर्मी चीफ को भी नोटिस जारी किया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या नई तैनाती का कानूनी जवाब फराहम नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कानून की ऐसी कोई शिक नहीं बताई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत में तौसी और दोबारा तैनाती की इजाजत हो। अदालती हुक्मनामे में यह भी लिखा गया कि वजीर आजम ने खुद हुक्म पास करके मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी दी, जबकि आर्टिकल 243 243 के तहत सदर मजाज अथॉरिटी होता है। इस मामले पर अब समाअत कल होगी, लेकिन आज वफाकी काबीना के 2 इजलास हुए। पहले इजलास की अहम बात यह थी कि इजलास जब शुरू हुआ तो काबीना के एजेंडे पर बात करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, इसका मामला ज़ेर बहस आया। फिर ये खबरें आई कि वज़ीर आज़म ने इस पर सख्त बरहमी का भी जो था वो इजहार किया। आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने ये खबरें आई थी कि वज़ीर कानून पर बरहमी का इजहार किया, लेकिन वज़ीर कानून ने इस बात की बाद में वजाहत की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार नहीं किया, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा फिर काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया और इस इजलास में विफाकी काबीना ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की नई समरी मंजूर की और मंजूरी के बाद समरी सदर को भिजवाई गई। इजलास में डिफेंस एक्ट में भी तरमीम मंजूर की गई और इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़रा ने अवाम को एक बड़ी खबर यह दी कि वजीर कानून फरोग नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो कल आर्मी चीफ के वकील के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सवाल यह है कि क्या वजीर कानून दोबारा विफाकी काबीना में शामिल होंगे या फिर जो कहा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं कि शायद उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। इस सारे मामले पर बहुत से आज सुबह से सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं थी कि एक हसास तकर्रुरी का मामला था, इसको भी मतनाज़े किए बगैर वो इस एक्सटेंशन को नहीं कर सकी। जो प्रोसीजर लैब्स आए ये क्यों आए, इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ इस वक्त दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ़, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। शाहिद लतीफ़ साहब, आज सुबह से जो कुछ हो रहा है, एक बड़ी अहम जो पोस्ट उसके लिए एक्सटेंशन आपने हुकूमत ने करनी है, लेकिन फिर जो प्रोसीजरल लैब्स हम लोगों के सामने आए, जो सारा दिन होता रहा, वो सबके सामने है। आप इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत की लाइल्मी है, नेग्लिजेंस है कि उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में अगर तौसीक का आप लोगों ने भाई फैसला किया हुआ है, आपको एटलीस्ट कानूनी लवाजमात तो उसको पूरे करने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब 19 अगस्त को तैनाती का अपने तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और फिर उन्हें नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एहसास हुआ कि भाई वज़ीर आज़म ने सदर को भी समरी भिजवानी है, वो भिजवाई नहीं आपने। उसके बाद पूरी काबीना से भी आप लोगों ने उसकी वो जो है ना वो सिग्नेचर्स नहीं करवाए, उसकी तौसीक नहीं करवाए। ये हुकूमत की ना तजुर्बाकारी है, आप इसको कहेंगे कि पहली बार ये लोग हुकूमत में आए, कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रवैया है जो कि हर जगह नजर आता है कि पहले काम कर लें, फिर पता चले कि आपने गलतियां की हैं और फिर उन पर यू टर्न लेना शुरू कर दें। तो ये वही एक तरीकाकार है जो बार बार नजर आता है और मैं समझता हूँ सरासर हुकूमत की तरफ हुकूमत की नाअहली का मसला है कि इतना बड़ा काम जब आप करने जा रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो चेक कर लेना। आपके पास पूरी एक वजारत है, वजारत कानून, ये सारे मामले उनसे चेकअप करवाएं, उनको दिखाएं, समरी उनको दिखाएं और फिर उनके सारे इन सारे मामलात में उनके नुकात लेकर देखें कि आपने क्या कवानीन आइन के जो तकाजे हैं वो सारे पूरे किए हैं। नहीं किए तो यहीं पे इसको रोकें और वो तकाजे पूरे करें, इससे पहले कि आप सब कुछ कर लें और फिर एक दिन आपको अदालत की तरफ से आप पर यह तनकीद की जाए कि आपने तो तरीका कार ही गलत इख्तियार किया, यानी इसका इख्तियार वजीर आजम को है ही नहीं। इसका इख्तियार जो है जो मुलाजमत की जो वसी करने का, उसको आगे वसअत देने का, वो तो है ही प्रेसिडेंट के पास। और उससे पहले ये हुकूमत की तरफ से यानी कैबिनेट की तरफ से इस पर पूरी डिस्कशन और उनका कंसेंसस जरूरी था, यानी मेजॉरिटी जो है अक्सरियत की तरफ से ये इसका होना जरूरी था।
तो वो भी सही तरह से फॉलो नहीं किया गया। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो आज ये नुक्ता हमें पहली मरतबा समझ आया, अब ये पीपीपी और दूसरी पार्टीज के लोग खासकर पीपीपी की तरफ से क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जब उन्होंने जनरल कियानी की तौसीह की थी तो वो इस वक्त ये नहीं बात कर रहे तो उस वक्त भी तो यही अल्फाज थे ना। यही बात मैं करने लगी हूँ। सेक्शन 255 में जो अब तरमीम की गई है, उस वक्त तो एक्सटेंशन लफ्ज नहीं था उस सेक्शन में 255 में। तरमीम तो अब हुई है, कोई लफ्ज नहीं कोई था, भी नहीं था। तो जनरल कियानी को ही इसी कानून के तहत जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को तौसीह दी। जी सब ने दी। जनरल ज़िया के वक्त में भी यही मामला था। आर्मी एक्ट में आज तक कभी कोई तरमीम नहीं की गई, किसी ने ये आज तक पॉइंट आउट ही नहीं किया। लिहाजा मैं समझता हूं ये गलती पर गलती पर गलती ये होती रही। चूंकि ये नुक्ता किसी ने नहीं उठाया तो ये सब कुछ चलता रहा। और अलबत्ता ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, थी और आइंदा भी होगी कि जब भी आपने कोई इतना बड़ा फैसला करना हो तो कम से कम उसके जो कानूनी नुकात हैं, जो आइन के तकाजे हैं, वो तो पूरे करें। तो ये तो हमने बिल्कुल नहीं किया। और जैसे मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी गलती ये कि जो हक है और जो इख्तियार जो सदर साहब को है वो वजीर आजम साहब जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी गलतियां तो आप नहीं कर सकते ना। कम से कम ये गलतियां तो आप ना करते, तरीका जो है वो उसको सही तरह से आप फॉलो करते तो फिर अदालत जो है वो ये सारे नुकात शायद ना उठाती। तो इस पर जो फरोग नसीम साहब ने इस्तीफा दिया, अब वो बतौर आर्मी चीफ के वकील के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं उनके केस को फाइट करने के लिए, ये आपको उनका डिसीजन कैसा लगा? दुरुस्त डिसीजन था उनका ये? मेरे ख्याल में ये डिसीजन जो है नागुज़ीर हो गया था। अच्छा। क्योंकि इस सारे मामले में उनका किरदार जो है वो एक सेंट्रल किरदार है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उनका वहां अदालत के सामने होना और एक्सप्लेन करना ये जरूरी है। और एक वकील की हैसियत से खड़े हो सकते हैं, एक मिनिस्टर की हैसियत से वो अदालत के सामने इस तरह पेश नहीं हो सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो ये फैसला है ये बिल्कुल सही फैसला है और इसके अंदर भी हमें अफवाह साजी नहीं करनी चाहिए कि ये भी जानबूझकर इस्तीफा दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नाराजगी हो गई प्राइम मिनिस्टर साहब को, फरोग नसीम साहब को, और उसके तहत ये इस्तीफा हो गया। जैसे मैंने कहा अब ये उनके लिए नागुज़ीर है, इस केस को हैंडल तो करना है। अदालत ने समन किया है आपको, तो लिहाजा इस केस की जो बहस है उसके अंदर एक ऐसे आदमी का जिसकी बैकग्राउंड कानूनी हो और जिसने इस पूरी केस में कलीदी किरदार अदा किया हो, उसका वहां होना मैं समझता हूं जरूरी है। तो आप समझते हैं कि नए नोटिफिकेशन ये मामलात अब ठीक हो जाएंगे? मैं यही समझता हूं। अलबत्ता एक नुक्ता अभी भी है कि जिसके अंदर उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है कि वजह बताई जाए कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो उसकी वजह क्या है। और हो सकता है कि हुकूमत को वो वजूहात बतानी पड़े कि जी वो तो बताई ना, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के मत। लेकिन फिर अदालत ने आज ये भी कहा ना कि सिक्योरिटी चैलेंज से निपटना तो इदारे का काम होता है, शख्सियात का क्या ताल्लुक। इस तरह तो फिर हर अफसर दोबारा तैनाती की बात करेगा, तो इसका एक जवाब कल देना पड़ेगा हुकूमत को। बिल्कुल देना पड़ेगा और जरूरी नहीं है कि वो ओपन में दिया जाए। हो सकता है कि हुकूमत चूंकि हसासियत है इन मामलात की, हो सकता है क्लोज डोर सेशन मांग ले और अगर अदालत चाहती है कि उन्हें मुतमईन किया जाए तो करना होगा। और किसी हद तक अदालत का नुक्ता जायज है कि फौज में लोगों को तैयार किया जाता है कि अगर एक से दूसरा आदमी टेक ओवर करे तो उसके इल्म में सब कुछ होना चाहिए, वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं हुआ करते। लिहाजा अदालत की इस बात में मुझे काफी हद तक इत्तफाक है। ये अलबत्ता अदालत को मुतमईन करना होगा और हुकूमत को इसकी तैयारी करनी होगी ताकि अदालत को मुतमईन किया जा सके, और ये आसान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 6 सालों से जारी संगीन गद्दारी केस का फैसला खुसूसी अदालत ने 28 नवंबर को सुनाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला और लाहौर हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के वकला की टीम की जानिब से खुसूसी अदालत के फैसले को रुकवाने के लिए दरखास्तें दायर की गईं, जिन पर आज दोनों अदालतों ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर परवेज मुशर्रफ पेश ना हुए तो हक़ दिफा खत्म हो जाएगा।
समाअत में जस्टिस आमिर फारूक ने यह पूछा कि आया वफाकी काबीना ने इस केस की मंजूरी दी है, जिस पर सरकारी वकील का ये कहना था कि मैं तमाम रिकॉर्ड की जो तस्दीक करके फिर अदालत को आगाह करूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वजारत कानून तमाम रिकॉर्ड्स लेकर आए। अदालत के 3 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर होने वाली समाअत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले को महफूज करने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए वफाकी हुकूमत को 28 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया है। सवाल यह है कि क्या दोनों अदालतों में मौजूद दरखास्तों की वजह से खुसूसी अदालत का फैसला मौखर हो सकता है, जबकि एक हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के इन तमाम ओहदों पर परवेज मुशर्रफ के माजी के साथी मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी आइन और कानून से मुतालिक हुकूमती मुआवनत की है। मसलन एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, परवेज मुशर्रफ के दौर में ये IB चीफ रह चुके हैं। हुकूमत की जानिब से खुसूसी अदालत का फैसला रुकवाने की जो दरख्वास्त दायर की गई है वो भी उनकी वजारत की तरफ से की गई है। फिर फ़रोग नसीम साहब जो कि वज़ीर कानून थे और आज ही वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं, वो अपना ये ओहदा संभालने तक इस संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, जबकि अनवर मंसूर जो कि इस वक्त मुल्क के अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील के तौर पर उनका दिफा करते रहे। फिर सवाल यहाँ पर ये होता है कि इन अफराद की मौजूदगी में क्या हुकूमत मजबूत प्रोसिक्यूशन कर सकती है? क्या यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं आ जाता? इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून अकरम शेख साहब, जो इस सारे केस को 5.5 सालों तक इस केस को देखते रहे हैं, इससे वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब आपका। अकरम शेख साहब, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया जी, जैसे कि मैंने कहा कि 5.5 साल तक आप बहुत शुक्रिया मिस शाज़िया आपका जी, आप 5.5 साल तक इस केस से वाबस्ता रहे हैं। कल वजारत दाखिला ने जो अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है ना अकरम शेख साहब, कि इस केस के ट्रायल की जो कारकर्दगी थी ये उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हुई जब प्रोसिक्यूशन टीम के सरबरा यानी आपने अकरम शेख ने यकतरफा तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर वजारत दाखिला उन्हें कहती रही कि वो केस के आखिर तक इसके साथ रहें, ना इस्तीफ़ा दें, और फिर ये भी कहा कि अकरम शेख के जाने के बाद वजारत दाखिला को मुल्जिम यानी परवेज मुशर्रफ की तरफ से खत मौसूल होता है और इनको भी कुछ इत्तलात मिलती हैं कि अहम सबूत इसमें पेश नहीं किए गए हैं, काफ़ी लकूनाज रह गए हैं, जिसकी वजह से उनको भी हक मिलना चाहिए दिफा का परवेज मुशर्रफ को। वो जो मौजूदा टीम है वो मामले को सही देख नहीं रही है। तो सवाल मेरा ये है कि जो टीम 6 साल इस केस पर काम करती रही उसको भी इन लोगों ने फारिग कर दिया, तो आपको क्या लगता है ये हुकूमत का कैसा रवैया है? जिस तरह के मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो अहम ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं किस तरीके से वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ रहे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला? अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका मिस शाज़िया, आपने इतनी वजाहत और एडमायरेबल क्लैरिटी के साथ अपना जो नुक्ता नज़र जो सवाल है उसको तरतीब दिया है कि मैं अब इजाज़त हो तो मैं उसका आपको रुक के उसी अंदाज में उसी तरतीब में मैं उसका जवाब दूं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस केस में 4 दिसंबर 2013 में मैंने ये ब्रीफ एक्सेप्ट किया। मैंने इस मुकदमे की अपनी प्रोफेशन की लाइफ में इतनी किसी मुकदमे की पैरवी करने में मैंने तकलीफ नहीं उठाई जितनी इस मुकदमे की पैरवी में मुझे उठानी पड़ी। लेकिन मैंने अल्लाह के फजल से बगैर फीस लिए, एक पैसा वसूल किए बगैर मैंने इस मुकदमा की पैरवी की। और इस मुकदमे की पैरवी मैंने इसलिए की कि मैं वकील इसलिए बना था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह वकील थे। एक बच्चे की हैसियत से इन माई चाइल्डहुड ही वॉज माई आइडियल। और अगर कोई शख्स कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पेशे से अगर उनकी कुछ सवाने हयात पढ़ ले, अगर वो बैनुल अक़वामी लिखे हुए गैर मुल्की वर्रखीन की, स्टैनले वॉलपुट की जिना ऑफ पाकिस्तान या कोई किताब पढ़ ले, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर कानून की हुक्मरानी और दस्तूर की बालादस्ती के अलावा उसके जहन में और कोई चीज़ नहीं समा सकती। मिस शाज़िया, इस मुकदमे में हमने
इतनी मुश्किलात के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में तलब करने में कामयाब हो सके। वो पहली मरतबा ये मुकदमा 13 दिसंबर को नोटिस जारी हुए। 24 दिसंबर को पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील शरीफुद्दीन पीरजादा साहब और उनके दूसरे नंबर पे उनके साथी थे अनवर मंसूर साहब जी। वो इस मुकदमे में वकील होकर एक 18 रुकनी डिफेंस टीम के साथ आगे सामने और उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी 31 मार्च 2013 तक जारी रखी। 31 मार्च को जब जनरल मुशर्रफ ने अदालत में पेश होने का फैसला किया तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर बाहमी रजामंदी से ये इस जिम्मेदारी से शायद उनको ये अच्छा फैसला नहीं लगा होगा। उन्होंने बड़े बावकार तरीके से इससे अलहदगी अख्तियार की और जनाब फरोग नसीम साहब के ये हिस्से में आ गया। इस 31 मार्च को जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ। शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने इस मुकदमे में कोई 13-14 दरखास्तें दे रखी थीं। ये कोर्ट यही बात जो आपने अभी करी है कि काबीना की मंजूरी होनी चाहिए और इसमें फील्ड कोर्ट मार्शल होना चाहिए ये क्योंकि साबिक फौजी जर्नैल हैं, सरबराह हैं और इस स्पेशल कोर्ट में इसका इतलाक नहीं होता, ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक नहीं होता। ये भी दरी कि ये जो प्रोसिक्यूटर हैं ये मुतासिब हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी दरखास्तों का फैसला 14 मार्च 2013 को इनकी सारी दरखास्तें फाजिल स्पेशल कोर्ट ने, जिनकी सरबराही इज़्ज़त माब जस्टिस फैसल अरब साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में शुमार होते हैं, वो कर रहे थे। तो उन्होंने सारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी और उन्होंने 31 तारीख मुकर्रर कर दी फर्द जुर्म आयद करने के लिए। अब इसके बाद मैं स्किप करता हूं क्योंकि आपका वक्त बड़ा कीमती है। हमने इस मुकदमे की शहादत शुरू की 17 जून 2013 को। सही नोट कीजिए 17 जून 2013। ठीक है। और सारे 2013 और सारे दबाव के बावजूद, नागुफ्तनी दबाव के बावजूद, और हमने इस सारे के सारे गवाहान और दस्तावेजाती सबूत पेश कर दिए अदालत में, 10 गवाह और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वी क्लोज्ड अवर प्रोसिक्यूशन केस ऑन 18 सितंबर। ठीक है। आज जो ये कह रहे हैं कि इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं हुई, ये फैसला मैं तारीख दे रहा हूं आपको, 14 मार्च को फैसल अरब साहब ने 3 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया। वो फैसला रिपोर्टेड भी है। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने भी फैसला इनके खिलाफ किया। कल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो टीम है ना जिनको इन्होंने फारिग किया 23 अक्टूबर को, वो कहते हैं कि ये टीम तो अकरम शेख को भाई असिस्ट करने के लिए थी, ये केस को आर्ग्यू करने के लिए नहीं थी। तो जब आपने रिजाइन कर दिया तो फिर डी नोटिफाई करना शायद उनके लिए जरूरी हो गया कि कौन आर्ग्यू करेगा। भी अकरम शेख साहब तो यहां से चले गए, लेकिन फिर सवाल ये उठता था कि आपके इस्तीफा देने के 14 महीने बाद इनको याद आया कि ये टीम तो आर्ग्यू करने के लिए नहीं थी, उनको तनख्वाह भी देते थे, खर्चा भी करते रहे। मैं आपको यही बात कहने, अल्लाह आपको सलामत रखे, बात यह है कि वजारत दाखिला का ज्वाइंट सेक्रेटरी हर पेशी पर इस टीम के साथ पेश होता रहा। हाँ। और एक बात कंफ्यूजन है, दे वर नॉट माई सबॉर्डिनेट्स, यस, ये दे वर प्रोसिक्यूटर्स एंड वाई सो मेनी प्रोसिक्यूटर्स। और जो मेरे बाद जो प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही करते रहे हैं डॉक्टर तारिक हसन, वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के उनके बड़े भाई डॉक्टर परवेज हसन शोरा आफाक वकील हैं, वो शौकत खानम ट्रस्ट के वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ शौकत खानम ट्रस्ट, और वो खुद उस वक्त FBI के कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो वही हजरत हैं जो वर्ल्ड बैंक में भी काम करते रहे हैं और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह भी रहे हैं और बड़े बावकार वकील हैं। इनमें से कोई ऐसा प्रोसिक्यूटर नहीं था जिसको सियासी बुनियादों पे मुंतखब किया गया, और ये हर प्रोसिक्यूटर कॉम्पिटेंट था इस मुकदमे को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए। इसका तकर्रुर मैंने नहीं किया,
सही। वफाकी हुकूमत ने किया था। एंड दे वर नोटिफाइड इन कंसल्टेशन एंड आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द फेडरल तो गवर्नमेंट। क्या उस टीम के तहलायल जो थे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 25 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर चुके थे, जो वो कहते हैं भाई उन्हें तो डीनोटिफाई कर दिया गया, फिर उनके जो तहरीरी दलाइल कर थी चुके कोई थे। अहमियत ही नहीं थी। मैं आपसे अर्ज करूं, इसके पहली दफा तहरीरी दलाइल मैंने दिए और वो 16 में दिए, जब जनरल मुशर्रफ साहब एब्सकॉन्ड कर गए ACL में नाम के बावजूद। मैंने एक दरखास्त दायर की, सही। मैंने दरखास्त दायर की कि ये केस तो मुकम्मल हो चुका है, केस मुकम्मल हो चुका है, और चूंकि वो अपना हक दिफा मजीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 and 9 ऑफ द स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 1976, सही। उनका तहरीरी मौक़िफ़ और डिफेंस जिरा की सूरत में भी मौजूद है और तहरीरी सूरत में उनकी दरखास्त की सूरत में मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब, माहिर कानून हमारे साथ है। फ़ारूक हबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, जब से वजारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की गई कि जो 28 नवंबर को जनरल मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस का जो फैसला आना है उसको मौखर किया जाए, तो इसके बाद ये तासुर उभरना शुरू हो गया। अभी अकरम शेख साहब से भी मैं यही बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आड़े आ रहा है। वो ऐसे कि जिन शख्सियात का ताल्लुक है, जिन्होंने इस केस को परसू करना है, अब आप देखें फरोग नसीम साहब, उन्होंने तो खैर आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, वो परवेज मुशर्रफ के वकील रह चुके हैं। फिर एजाज शाह साहब, कौन उन्हें नहीं जानता कि परवेज मुशर्रफ के से कितने करीबी दोस्त हैं वो। और तीसरा जो अनवर मंसूर खान, वो उनके वकील रह चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि पता नहीं हुकूमत सजा दिलवाना चाहती है या मजीद इसको लिंगर ऑन करना चाहती है। देखिए, जहाँ तक रही बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, और जहाँ तक रही बात जाती पसंद या नापसंद की या जाती अनाज की, तो वो तो फिर आप सवाल जो है वो नवाज शरीफ के केस में भी कर सकते हैं। मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इस केस के हवाले से इसको इनिशिएट कर रहे थे, तो पीछे तो उनको जो बुग़्ज़ था या उनको गमो गुस्सा तो ये था कि इनकी हुकूमत को गिराया गया, और मुशर्रफ को ये था कि उनका त्यारा गवाह करने की कोशिश की गई, उन्होंने मार्शाल्लाह लगा दिया था पकड़ के, फिर इमरजेंसी लग गई मुल्क के अंदर। अब जो इन वकला का आप नाम ले रही हैं, देखिए वकला का तो प्रोफेशन है। एतजाज एहसन अगर जो है वो नवाज शरीफ का केस लड़ सकते हैं, तो फरोग नसीम जो है या अनवर मंसूर जो है वो मुशर्रफ का केस क्यों नहीं लड़ सकते? ये उनका एक प्रोफेशन है। और जहां तक रही बात, अगर अकरम शेख साहब की बात देख लें, तो कतरी खत के मौजूद भी जो है वो अकरम शेख साहब थे। पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ के वकील भी ये थे, और नवाज शरीफ के बहुत सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं, और उनके बड़े करीबी जाने भी जाते हैं, समझे भी जाते हैं। आप लाहौर में हैं, और सारे पूरे लाहौर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनके करीबी ताल्लुकात हैं। तो इस हवाले से भी वो एक केस को परसू कर रहे थे। अब आ जाएं इस मामले की कानूनी मामलात के ऊपर। देखें, हर कानून, हर जो भी मुल्जिम है उसको ये राइट देता है कि उसे फेयर ट्रायल का मौका मिले, उसे एक फेयर रिस्पॉन्स करने का मौका मिले, उसको एक प्रॉपर हेयरिंग मिले। अगर परवेज मुशर्रफ बीमार हैं, अगर बाकी लोग जो कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता है, अगर वो जो है सजाओं की बुनियाद पे कंपैशनेट, तो बात सुने ना, फिर जो आप लोगों ने 25 अक्टूबर को टीम को तहलील किया है, डी नोटिफाई किया है, सुन लेना, टीम को जो डी नोटिफाई किया है, अकरम शेख साहब को तो इस्तीफा दिए हुए 14 महीने हो चुके थे तब। अगर आप अटॉर्नी जनरल साहब को यही लगता था कि इस केस के ट्रायल की कारकर्दगी उस वक्त मुतासिर हो गई जब अकरम शेख साहब ने इस्तीफा दे दिया, फिर उन 14 महीनों में ही आप लोगों को नई टीम तश्कील दे देनी चाहिए थी, कोई नई प्रोसिक्यूशन टीम जो है ना वो आप लोग बना लेते। देखें, बात यह है, वो तो एक कानूनी पहलू है, एक प्रोसीजरल मामला है, और यकीनन वजारत कानून की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उन्होंने सोच समझ के उसके ऊपर जो है वो फैसला किया होगा। लेकिन बज़ाहिर अगर इन तमाम चीज़ों को सामने रखें, फैसला तो अदालत ने करना है, फैसला उन्होंने महफूज किया है, और जो ये दरखास्त की है इसके ऊपर भी फैसला अदालत, यही बात है, फैसला तो अदालत ने करना है। 28 नवंबर को भी अदालत ने फैसला देना है, लेकिन ये समझ में नहीं आया ना कि हुकूमत क्यों रुकवाना चाहती थी। शाजिया सुन लें, मामला जो है वो सब जुडिस है, और एक दरखास्त अदालत के अंदर गई है, उस दरखास्त के ऊपर भी फैसला जो है वो अदालत करेगी, आया उस दरखास्त को एंटरटेन करना है या नहीं करना।
बाकी कानूनी रेमेडीज मौजूद होती हैं, कानूनी रेमेडीज मौजूद होती हैं। उसको अगर किसी ने यूज किया है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस केस का फैसला आता है ट्रायल इन एब्सेंशिया का, तो फिर और बहुत सारे केसेस हैं, इसहाक डार मफरूर हैं, हसन नवाज मफरूर है, हुसैन नवाज मफरूर हैं, सलमान शहबाज मफरूर हैं, अली इमरान शहबाज शरीफ के दामाद मफरूर हैं। सबके लिए एक रास्ता मसला ये है कि जो काम हो रहा होता है आप उसको जोड़ देते हैं दूसरे पार्टीज के साथ। आप लोगों का फंडिंग केस देख लें, आप लोगों ने कह दिया पीपल्स पार्टी को भी साथ सुने, उनके भी साथ देके, नून लीग के साथ देके, आप लोग अपने जो केसेस है उनका तो कोई फैसला होने दें। आप लोगों को साथ ही दूसरी पार्टीज याद आना शुरू हो जाती है, दूसरे लोग याद आना शुरू हो जाते हैं। देखें, असल में मसला ये है कि हम चीजों को सिर्फ मीडिया से हेडलाइंस पढ़ के उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। अब आपने पार्टी फंडिंग का हवाला दिया, तो पार्टी फंडिंग ना तो मेरा केस है, ना PMLN का है, ना अकबर बाबर का है। ये 2016 में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े 2016 में, जो हनीफ अब्बासी केस वर्सेस इमरान खान कॉपी पेस्ट करके अकबर बाबर की पिटीशन को लेके गए थे हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में। 1 साल तहरीक इंसाफ ने वहां पर तमाम अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है और फॉरेन फंडिंग का इख्तियार जो है वो वफाकी हुकूमत का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई इनिशिएट करने की। अब 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत थी। अगर तहरीक इंसाफ के भाई इतने सबूत थे, इतनी इनको यकीन था कि फॉरेन फंडिंग है, तो वफाकी हुकूमत इनकी थी। ये इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करते इन्होंने। तो अगर इतना ही मामला सीधा था तो फिर आप लोगों को डायरेक्शन दे देनी चाहिए थी, फिर आप लोगों को एक वाज़ेह एक ही मौक़िफ़ रखना चाहिए था ना। भी इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब तो काबीना के इजलास होते हैं तो कहते हैं जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो सब कुछ जमा करवा चुके हैं। आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं आपका जो सवाल है उसी का जवाब देता। फिर दूसरे पैरे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इलेक्शन कमीशन उनके ममनुआ फंडिंग से मुराद ये है कि वो किसी फर्द की बजाय किसी फर्म से, किसी कंपनी से अगर फंड आए हैं उसकी जांच पड़ताल करें। अब ये जितनी जांच पड़ताल हो रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ये PTI है, ये हमारी पिटीशन से हटके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी पर हो रही है और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी जवाबदेह है। और अब है वो इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को भी 2 दिन का वक्त दिया है, PMLN को भी 2 दिन का वक्त दिया है कि आप भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम लेकर आए, ठीक है, लेकर आए, अपनी मनी ट्रेल लेकर आए, अपने बैंक अकाउंट जाहिर करें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा सिलसिला है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक उसके सामने जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज़ादी मार्च, एहतजाज और धरनों के बाद अब ऑपोजिशन एक बार फिर से इकट्ठी हो गई है और आज APC हुई जिसमें ऑपोजिशन ने फिर से इस बात का इरादा किया है कि नए इंतखाबात पर किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि इलेक्शन कमीशन अरकान के नामों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इलेक्शन कमीशन की खाली असामियों के नाम फाइनल करेगी। इस कमेटी की तश्कील से ये लगता है कि ऑपोजिशन किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर फ़आल हो, लेकिन ये कमेटी हुकूमत के साथ मिलकर नाम फाइनल करने में कामयाब रहती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौलाना ने कल एक अहम दावा ये भी किया है कि दिसंबर में हुकूमत जाने का यकीन दिलाया गया है। वो कहते हैं ये मेरा दावा नहीं है कि नए साल के इब्तदाई माह में मुल्क में नए इलेक्शन होंगे या ईवान में तब्दीली आएगी, बल्कि मैं ये बात उन यकीन दहानियों की बुनियाद पर कर रहा हूँ जो हमें इस्लामाबाद में दी गई थी। मौलाना को ये यकीन दहानियाँ किसने दिलाई है? ये क्या ये वही अमानत है जिसकी बात स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब किया करते हैं? चंद रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था कि
मौलाना जो लेकर गए हैं वो अमानत है। सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन का इकट्ठे होना क्या सिर्फ हुकूमत पर अपना एक प्रेशर बरकरार रखने के लिए है, या अपोजिशन फिर से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। मेरे साथ JUIF के रहनुमा इस्माइल बलीदी साहब हैं, उसके बाद मुझे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल बलीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल बलीदी साहब, क्या तय पाया है आज आप लोगों की APC में? कोई नया प्लान है या बस आप लोग उसी बात पर इत्तफाक कर रहे हैं जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि अब जो ये है नए इलेक्शंस होंगे और हुकूमत जाएगी, इसकी यकीन दहानियां उनको करवाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम इशू पर लाइन पर लिया। यकीनन ये जो धरना था, धरने के दौरान जो जिन अशखास ने, शख्सियात ने मौलाना से बात की और वो धरना ख़त्म करने की बात हुई, तो उसमें बहुत सारी बातें दरमियान में आई और ये उनसे यानी उनको बताया गया हमारे लोगों को कि ये जो नए इलेक्शन है या इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसको जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक आप इसके आसार देखेंगे। तो आज उनके तसलसल में मौलाना ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस किया और ये इयादा किया, से बात की कि हम अभी भी इंशाल्लाह इकट्ठे हैं तमाम अपोजिशन पार्टियां, और हम अब ये हुकूमत को आज़ादी मार्च के बाद कोई जवाब नहीं है कि वो हुकूमत करे, क्योंकि मुल्क में तमाम लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो। हम आज़ादी चाहते हैं। वजह ये कि ये लोग महंगाई में फंसे हुए हैं, बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल और भी बहुत सारे बेरोज़गारी, जो 1 करोड़ बेरोज़गारी नौकरियां उन्होंने कहा था इमरान खान ने, 50 लाख घर। तो ये हुकूमत को अब रहने का कोई जवाब अखलाकी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आज के APC में तमाम चीज़ें, बातें उसमें हुई है और इंशाअल्लाह ताला आप करीब करीब आने वाले वक्तों में नए इलेक्शन तब होंगे जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो जाएगी, जो दो इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला है वो हो जाएगी। जब तक वो नहीं होगा आप लोगों का नए इलेक्शन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। नहीं, मैं समझता हूं कि वो इसके रिटायरमेंट के बाद उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर अपोजिशन और हुकूमत के लोग इकट्ठे बैठे एक बंदे पर इत्तेफाक करें तो वो भी इतना लंबा टाइम नहीं लेगा। साहबदार इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरों का जो वैकेंसीज खाली है उनके लिए भी कमेटी तश्कील दी गई है अभी तक के, तो उनका फोरम जो है ना इलेक्शन कमिश्नर का पूरा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी फंडिंग मामले में भी PTI को मायूसी होगी और PTI के पास कोई ऐसा जवाब नहीं होगा कि वो इसको कवर करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला आप ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब हमारे साथ है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अता तारड़ साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अता साहब। अता साहब, आप भी अब मौलाना साहब की इस बात पर इत्तफाक करके बैठे हैं और आप लोग भी यकीन किए बैठे हैं कि वाकई मौलाना को कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं कि नए इलेक्शन होंगे, इस हुकूमत को जाना ही होगा, हो सकता है इन हाउस तब्दीली आ जाए। आप लोग भी अब इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया शादी साहबा। बात यह है कि इस हुकूमत ने 15 माह के अंदर जो इस मुल्क की मईशत की तबाही कर दी है, और मामला जो है वो अब गुर्बत का नहीं है, वो गुर्बत से भूख की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। हम मोटरवेज बना के गए, हम 13,000 मेगावाट बिजली बना के गए, लोड शेडिंग के अंधेरे दूर करके गए, ग्रोथ रेट हम 5.8% पे छोड़ के गए, महंगाई की शरह हम 4% पे छोड़ के गए। इन्होंने बनी बनाई चीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी इनमें यह अहलियत भी नहीं है कि जो चीज छोड़ के गए थे उसको मेंटेन कर लेते। कर्जे इन्होंने हमारे से कई गुना ज्यादा ले लिए हैं और पैसा लग कहां पे रहा है ये किसी को नहीं पता। BRT पेशावर देख लें, वो एक खंडर बना बड़ा है और 100 अरब से उसकी कॉस्ट तजावज कर गई है। तो कोई काम ये हुकूमत अभी तक ढंग से ना कर पाई है, ना इसमें अहलियत है। ये करते क्या हैं कि इन्होंने अपना फॉरेन फंडिंग केस बचाने के लिए बलोचिस्तान और सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तैनाती होनी थी वो यकतरफा कर दी, और वो अपनी मर्जी से कर दी बिकॉज इनको पता था कि आगे फॉरेन फंडिंग का केस आ रहा है। वो अब मामला वो इल्तवा का शिकार है।
उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। तो ये सारे मामलात हैं, वो तो ऑपोजिशन से मिलके ही होना है ना। आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है, मौलाना साहब ने बात की, कोई नाम आप लोगों ने फाइनलाइज किए इस पर? किस चीज के नाम आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाहिर ऑपोजिशन के साथ मिलकर ही करना है ना। देखिए उस पे जी देखिए उस पे हमारी वर्किंग हो गई है, उस पे बहुत सारी मुशावरत भी हुई है, और जब कंसल्टेशन का मरहला आगे चलेगा तो वो नाम आगे पुट फॉरवर्ड भी किए जाएंगे। मगर माजी के अंदर अगर आप देखें तो जो 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होनी थी सिंध और बलोचिस्तान से, बड़ी अर्करेजी हुई, 3-3 नाम दोनों सूबों से भेजे गए। मगर पार्लियामेंट्री कमेटी में जब मामला गया तो पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस किए बगैर, कंसल्टेशन किए बगैर वो अपॉइंट कर दिए गए। एक और चीज जो देखने में आई कि जब इमरान खान साहब ने कंसल्टेशन करनी थी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, उनके सेक्रेटरी ने खत लिख दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, यानी वो खुद कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल डायरेक्शनलेस है। और बेसिकली आज की एपीसी का मकसद क्या था? सिम्त का तय्युब, कोई खातिर खा तो बात निकल के सामने नहीं आई। ये बात आज की एपीसी का बेसिकली क्या मकसद था, क्या नतीजा निकल आया? हमें तो नहीं कुछ नजर आया। इस तरह तो इकट्ठे आप पहले भी बड़ी एपीसी में बैठे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, एहतजाज हो, धरना हो, सब यकीन दिलाते रहे भाई हम एक दूसरे के साथ है। नतीजा क्या निकलता रहा? सिर्फ देखिए एक तो शादी साहबा बात यह है कि जो इनकी नेशनल असेंबली के अंदर अक्सरियत है वो कोई 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं। एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में अगर 6-7 सीटों की आपकी बर्तरी हो और वो भी कोalition पार्टनर्स पे डिपेंडेंट हो, और उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन परफॉर्मेंस है इस मुल्क की तारीख की, तो आपका जवाब कोई नहीं है हुकूमत करने का। हमने जो आज एपीसी के तहत ऐलान किया है वो फ्रेश इलेक्शंस का ऐलान या किसी तब्दीली का ऐलान जो किया है, उसका मकसद ये है कि ये हुकूमत एक तो सिलेक्टेड हुकूमत है, ये धांधली के जरिए आई है। पार्लियामेंट्री कमीशन जो था ऑन रिगिंग, जिसको परवेज खटक साहब हेड कर रहे थे, उसकी मीटिंग बुला थक गए हम, उसकी रिक्विजिशन कर थक गए, उसकी 2 से या 3 से ज्यादा इजलास मुनक्कद नहीं हुए। तो बात यह है कि अब हमने दोबारा से इस अज़म का इरादा किया है कि ये हुकूमत जो है जल्द अज जल्द घर जाए और फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो कॉल किए जाएं, क्योंकि इस हुकूमत के पास आगे वे फॉरवर्ड भी कोई नहीं है। यानी होता है ना कि आपके पास विजन है, अगले 1 साल का प्लान, 3 साल का प्लान, 4 साल का प्लान। ठीक है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है। आपने कश्मीर के इशू पे स्पीच की, स्पीच का बिल्डअप कोई नहीं था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस रख नहीं सके, स्पीच का फॉलोअप कोई नहीं है। अभी तक कितने वफूद आपने भिजवाए हैं टू द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कश्मीर का इशू रेज करने के लिए? गुफ्तम नशिस्तम बरखास्तम किया आपने, एक तकरीर करके आपने उस इशू को भी डेड हॉर्स कर दिया। चले उन्होंने तो ये कर दिया, तकरीर कर दी, ऐसी तकरीर तो डोमेस्टिक पॉलिसी, आप लोग ऐसी तकरीर भी नहीं कर सके। मुख्तलिफ फोरम्स पे जाना तो बड़ी दूर की बात है। जो बात अप्रिशिएट करने वाली है, का नाम लिया यूएन जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली की तकरीर में मियां नवाज शरीफ ने 23 दफा कश्मीर का नाम लिया। इनका तो हाल ये है, सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, थर में सरकारी अस्पतालों में ग़िज़ाइयत की कमी और मुख्तलिफ अमराज से आए रोज़ बच्चे जान की बाजी हार रहे हैं। सिर्फ नवंबर के महीने को देख लीजिए, मरने वाले बच्चों की तादाद 54 हो गई, जो कि जारी साल में 757 हो गई। सिविल अस्पताल मिट्टी समेत तहसील अस्पतालों और देहाती इलाकों में जो डिस्पेंसरीज़ हैं उनमें सेहत की सहूलियात का फुकदान है। थर में बच्चों की अमवात का जो सिलसिला है कोई नया नहीं है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2018 में 505 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर अमराज से हलाक हुए। फिर 2017 में 450 बच्चे जान की बाजी से गए। इससे पहले 2016 में 479 बच्चे ग़िज़ाई कमी की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2015 में 398 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से जाँ बहक हुए। अगर इन आदाद शुमार को देखा जाए तो थर में हर साल मरने वालों बच्चों की तादाद कम होने की बजाय ये बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क की सियासी अशराफिया को बड़े से बड़े अस्पताल में भी जो है ना वो अच्छे नहीं लगते और कई बैरून मुल्क इलाज के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन थर के बच्चों को अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती है, उनको इलाज मिलना, अच्छा इलाज मिलना तो बड़ी दूर की बात
बात है वो तो मामूली बीमारियों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की लगातार तीसरी हुकूमत है, लेकिन थर में मरने वाले बच्चों की तादाद में आखिर कमी लाने में ये नाकाम क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी के पास मौलाना साहब की APC में जाने का तो वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर के बच्चों के लिए फौरी इक़दाम उठाने की पता नहीं उनके पास फुर्सत क्यों नहीं है। सिंध में भुट्टो तो आज भी जिंदा है, लेकिन थर के बच्चों को मरने से कौन रोकेगा? पीपल्स पार्टी की क़यादत एक नज़र यकीनन उनको इधर भी करनी चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।